नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी विश्व हृदय दिवस। और जब मामला दिल का हो तो हमेशा से ही गंभीर होता है। वो दिल इश्क में पड़ा हो, वो दिल बीमारी में पड़ा हो। दिल के मामले को दिल दा मामला है, बड़ा फेमस गाना है गुरदास मान का। तो दिल के मामले को आप हल्के से नहीं ले सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब आपका दिल बीमार हो। इसलिए कहा गया है कि दिल को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल धड़केगा तो आपका जीवन चलेगा, आपकी दुनिया चलेगी। दिल को कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है, और दिल को सेहतमंद रखने के लिए कौन सी नई तकनीकें आ गई हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं, वो कौन से दुश्मन हैं जिन्हें आप दिल का दुश्मन कह सकते हैं। इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता के साथ बात करने के लिए मेरे साथ मेदांता हॉस्पिटल के दो विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव और डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर संदीप सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान दौर है, इसमें जिस तरह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं या हृदय संबंधी बीमारियों के मामले आ रहे हैं, इसको किस तरह से, इस खतरे को आप किस तरह से लेते हैं और इसके लिए किन चीज़ों का आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और लाइफस्टाइल सुधारने से हम इसको कम कर सकते हैं। जब हार्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सबसे जो कॉमन बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हम उसकी बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हार्ट की तरह तरह की बीमारियां होती हैं, पर सबसे ज़्यादा जो चर्चा में आती है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो लाइफस्टाइल बीमारी होने की वजह से जो जीवन शैली में आपका खान पान है, आपके व्यायाम की कमी है, आपकी नींद की कमी है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके बस में नहीं होते। जैसे अगर आपके परिवार में लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक हुए हैं तो आप में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। इसी प्रकार अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये चीज़ें तो आपका डॉक्टर आपके लिए कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो आपकी फैमिली हिस्ट्री है उसको आपका डॉक्टर बदल नहीं सकता। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन पे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कंट्रोल में है उन्हें कंट्रोल करना है। आपकी जीवन शैली आप सुधार सकते हैं, आपकी डायबिटीज़, आपका ब्लड प्रेशर, आपके दूसरे रिस्क फैक्टर आपका डॉक्टर सुधारने में मदद कर सकता है। डॉक्टर शिप्रा जी, जैसे कि संदीप सर ने बताया कि महिलाओं में हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा होते हैं। क्या महिलाओं में हार्ट अटैक के खतरे इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं या किसी भी बात को दिल से लगा लेती हैं? नहीं, महिलाओं में हार्ट अटैक कम होता है पुरुषों की तुलना में, महिलाओं में कम होता है, खासतौर से 45 साल से कम उम्र की महिलाओं। तो महिलाएं इसलिए कम हार्ट अटैक की शिकार होती हैं कि उनकी सहन शक्ति ईश्वर ने उनको ज़्यादा बना कर दी है, आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, मैं डिटेल में नहीं बता सकती, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली फीमेल्स में थोड़ी सी हार्ट अटैक की संभावना कंपेयर टू मेल काउंटरपार्ट्स कम होते हैं। और इसका कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओनली द हार्मोनल एंड द जेनेटिक फैक्टर्स आर द रीजंस। ये जो कम उम्र में लोगों को अटैक आने लगे हैं, अब बहुत हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत ही नौजवान जिनकी उम्र 35 साल 20 साल थी या 40 के आसपास थी, उन्हें इतना खतरनाक, इतना मैसिव हार्ट अटैक आया कि अस्पताल नहीं ले जा पाए, और ले गए तो ले आते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यंग एज में हम आजकल इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक देख रहे हैं। एक तो स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस लेवल इतना इंक्रीज हो गया है कि लोगों को रेस्ट करने का या अपने बारे में सोचने का मौका नहीं मिल पाता है। और दूसरा जेनेटिक फैक्टर, जो फैमिली हिस्ट्री है, जिन भी लोगों को, यदि परिवार में पेरेंट्स को हार्ट अटैक हुआ है कभी, सर ने किया, हाँ, तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप बदल नहीं सकते। तीसरा स्मोकिंग, जैसे बताया, कोलेस्ट्रॉल हाई है या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है जो यंग एज में, ये सारी बीमारियां आप फैमिली से लेके भी आते हैं। और स्ट्रेस तो ऐसा है जो मॉडिफाइबल फैक्टर है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करके
और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, थोड़ा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, ये सब करके अपना स्ट्रेस लेवल आप मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। और प्रिवेंटिव, आप साल में एक बार, यदि आप 40 के ऊपर हैं तो एक बार साल में स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हार्ट का ज़रूर होना चाहिए, तो हार्ट अटैक आने के पहले हमें ये पता चल सके कि आपको हार्ट की डिसीज़ होने वाली है या होगी। ये आप रेगुलर कराते रहेंगे तो भी हम बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट अटैक को। डॉक्टर संदीप, क्या स्मोकिंग और अल्कोहल ये बहुत ख़तरनाक है हार्ट के लिए, और ख़ासतौर पे स्मोकिंग? और चूँकि नई पीढ़ी बहुत जल्दी स्मोकिंग शुरू कर देती है, बच्चे स्कूल में आते हैं 9वीं 10वीं में सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, और 30-35 तक आते आते उनके लंग्स और उनके हार्ट सब ख़राब हो जाता है और वो हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। क्या ये सच है? कम उम्र में आमतौर पे फैशन की तरह सिगरेट शुरू होती है और फिर वो आदत बन जाती है। बिटवीन स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दोनों ही बुरी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा बुरी चीज़ अगर मुझे चुननी है तो वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे पेट के अल्सर ज़्यादा होते हैं स्मोकर्स को, लंग का कैंसर ज़्यादा होता है, पूरी तरह एक तरह से लंग डिस्ट्रॉय भी हो जाती है जिनके कैंसर नहीं भी होते हैं। तो स्मोकिंग तो बहुत बुरी चीज़ है। शराब बुरी चीज़ है अपनी जगह, मगर स्मोकिंग इज़ अ बिगर डेंजर टू हार्ट। क्या ये मिथक है कि हम अक्सर पढ़ते रहते हैं और हर शराबी ये कहता भी है कि अगर 30 ओंस या 60 ml शराब ली जाए तो हार्ट के लिए लाभप्रद है, नुकसानदायक नहीं है? हर शराब की महफिल में ये जुमला मैं सुनता हूँ। देखिए, नशा किसी भी प्रकार का हो, हम ये नहीं कह सकते कि नशा लाभप्रद है। नशा शब्द अपने आप में ही एक बुरा शब्द है, और शराब भी एक नशा है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मात्रा में शराब उतनी नुकसान नहीं करती। थोड़ी सी यानी कितनी? 30 ml? जब हम थोड़ी सी बोलते हैं तो हमारा जो परमिसिबल, मैं कहूँगा, इज़ 14 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल। 14 ग्राम इज़ वन स्टैंडर्ड ड्रिंक। कुछ प्रकार की शराब में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, कुछ प्रकार की शराब में कम होता है, लेकिन 14 ग्राम से ज़्यादा तो बिल्कुल ना लें। अब अगर मान लीजिए डॉक्टर शिप्रा कि ये हार्ट जो है बिगड़ भी गया स्ट्रेस के कारण, या हमारी जीवन शैली जिसका जिक्र सर ने किया था, शराब सिगरेट, तो ऑपरेशन के कौन कौन से तरीके हैं? कितने तरीकों से इसका हार्ट को सुधारा जा सकता है बतौर शल्य क्रिया के, सर्जरी के? आप यदि बाईपास सर्जरी की बात करते हैं, हार्ट की बीमारियां बाईपास सर्जरी तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हार्ट में वेल्व्स भी होते हैं जो ख़राब होते हैं, और जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो आप बीमारियां कह रहे हैं वो बेसिकली हार्ट अटैक होता है, जिसमें बाईपास या एंजियोप्लास्टी करना होता है। वो पूरा असेसमेंट के बाद ही हमें पता चलता है कि हम बेस्ट पेशेंट को क्या ऑफ़र कर सकें। मेडिकल मैनेजमेंट से भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बट वो हमें पूरा एक टेस्ट करके देखना होता है कि क्या है। आजकल हार्ट की सर्जरी बिल्कुल सेफ़ हो गई है, तो मरीजों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सेफ़ तरीके से हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आप समय से हमारे पास आएँ। तो वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो स्टेंट डालते हैं, अक्सर कहा जाता है कि हम गांव की भाषा में अगर बोले, अक्सर गांव में कहते हैं कि हमारे दिल में छल्ला डाला हुआ है। ये छल्ला क्या डलता है? ये स्टेंट क्या है? ये भी सर्जरी का हिस्सा है या ये नहीं, देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप हार्ट की बीमारी की डायग्नोसिस के लिए अस्पताल समय पे आएँ, डरे नहीं। आमतौर पे ये धारणा है कि अगर मैं जाऊँगा और मैं एंजियोग्राफी करवाऊँगा तो उसके बाद कुछ करना पड़ेगा, शायद स्टेंट डालना पड़े, शायद बाईपास करना पड़े। ऐसा पूरी तरह सत्य नहीं है। एंजियोग्राफी के बाद एक संभावना तो यह है कि नॉर्मल आएगी, एक संभावना यह है कि कोई ब्लॉक आएंगे, कुछ परसेंट, 30%, 40%। और जिनको ब्लॉक भी आएंगे उनमें से ऐसे बहुत से मरीज ऐसे होंगे जिनका काम सिर्फ दवाइयों से चल जाएगा। तो प्लीज़ आप एंजियोग्राफी से डरे नहीं, ये एक डायग्नोसिस है और बहुत सेफ तरीका है। जब प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, कोई टाइट ब्लॉक होगा एक नस में या 2 नस में, तो कई बार इसका इलाज स्टेंटिंग से, जो आपने छल्ले की बात करी, उससे हो सकता है और बहुत अच्छे से हो सकता है। जब प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होगी, मल्टीवेसल डिजीज़ है, कैल्सिफिक ब्लॉक्स हैं, मेन आर्टरी में ब्लॉक है, ओरिजिन में ब्लॉक हैं, तो ये जजमेंट, कई बार पेशेंट मेरे से पूछते हैं आके कि डॉक्टर साहब
मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की सर्जरी हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ स्टेंटिंग करवाएंगे, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये साइंस है, ये बाय चॉइस नहीं होता। मेरे ही घर में मेरे पिताजी की बाईपास सर्जरी हुई, और मेरी माता की, जो आज नहीं है दुनिया में, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। तो निर्णय बीमारी की गंभीरता को देख के एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट, एक अच्छा कार्डियक सर्जन आपके लिए ले सकता है। ये निर्णय आप स्वयं नहीं ले पाएंगे, और ये उन्हीं पे छोड़ दीजिए, ताकि जो बेस्ट हो वो हम मरीज को दे सकें। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे मरीजों का काम तो सिर्फ दवाइयों से ही चल जाएगा। नहीं, ये जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, अखबारों में विज्ञापन भी पढ़ता हूँ, बोर्ड भी लगे हुए मैंने देखे हैं कि आपका अगर 90% भी ब्लॉकेज आया तो मत घबराइए, अर्जुन की छाल पीने से या फलाने काम से या फलाने उससे हम 90% आपका जो है वो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। ये जो दावे, तथाकथित दावे, इनमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है? थोड़ी सच्चाई है, बाकी नहीं है। देखिए, हार्ट अटैक कैसे होता है? फ़र्ज़ करिए किसी के हार्ट की आर्टरी में 30-40% ब्लॉक है। ये वैसा ब्लॉक है जो स्ट्रेस टेस्ट से, टीएमटी से भी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन जब एंजियोग्राफी करेंगे या सीटी एंजियो करेंगे तो दिख जाएगा। इस ब्लॉकेज के लिए ना बाईपास की ज़रूरत है, ना एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, लेकिन जब इस प्लाक में, अगर ये अनस्टेबल प्लाक है और उसके अंदर ब्लीडिंग हुई, तो सडनली क्लॉट बनेगा, और जब क्लॉट बनेगा तो एकदम से हार्ट अटैक होगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक थे, और वाकई में वो ठीक थे, स्वस्थ थे, उनको पता भी नहीं था। अगर कोई जांच नहीं हुई तो पता नहीं है। अगर मेरे हार्ट में 30-40% ब्लॉक है, मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन जब इसमें क्लॉट बनेगा तो अटैक हो जाएगा। ये क्लॉट दवाइयों के द्वारा घुल सकता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज या दूसरी दवाई देके कर सकते हैं। कई बार बॉडी हमारी इसको अपने आप भी डिसॉल्व करती है कुछ हद तक। तो जब आप लाइफस्टाइल करेक्शंस कर रहे हैं, जिसमें ये सारी बातें तेल जो घी कम खा दें, वॉक करना शुरू कर आपने दें, अर्जुन की छाल और कई योग चीज़ों का वगैरह नाम करें। लिया, तो ये क्लॉट कई बार नेचुरल तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब हम बाद में एंजियोग्राफी करते हैं तो देखते हैं कि अब ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन उस क्लॉट ने अपना नुकसान कर दिया है। ओके, जब विद इन 6 आवर्स ऑफ हार्ट अटैक कोई अच्छा डॉक्टर आपकी थ्रोम्बोलिसिस करता है, तो वो डैमेज को काफ़ी हद तक रिवर्स कर देता है। लेकिन अब यही क्लॉट फ़र्ज़ करिए कुछ दिनों बाद या महीनों बाद अगर डिसॉल्व हो भी गया, तो क्या फ़ायदा? डैमेज तो हो ही गया है। इसलिए वक्त पे इलाज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शिप्रा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप वेल्व्स की बात कर रहे थे। अब वेल्व्स को जो है वो बदलना ही पड़ता है या रिपेयर भी कर सकते हैं? जैसे कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप मध्य प्रदेश की ऐसी एकमात्र डॉक्टर हैं जो वॉल्व्स की रिपेयरिंग करती है। तो ज़्यादा हर आदमी तो ये चाहेगा कि वॉल्व की रिपेयरिंग हो जाए, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब क्या रिपेयर करना, आप तो बदलिए, नया लगा दीजिए, अच्छा वाला लगा दीजिए, बढ़िया बेहतरीन सब कुछ नया नया हो जाए। कहाँ हम बार बार कार को अपनी सुधरवाएंगे, तो एक बार नई कार खरीद ली जाए। ज़्यादा सही क्या है? देखिए, वेल्व तो ऐसे 4 होते हैं, बट स्पेसिफिकली मैं माइट्रल वेल्व की बात करती हूँ। हमारे इधर एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली रोमेटिक हार्ट डिसीज़ बहुत होता है, जो 5 से 15 साल के बच्चों में वो इन्फेक्शन एक तरीके का होता है, जिसकी वजह से हार्ट का वेल्व ख़राब होता है। और जो हमारे पास मरीज़ आते हैं हार्ट की वेल्व की बीमारी लेके, कोई ज़रूरी नहीं है कि तभी आ जाएं यंग एज में। 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स बीमारी उनको यंग एज में हुई है, लेकिन वो हार्ट का वेल्व ख़राब हो चुका है, लेकिन हमारे पास वो लेटर एज में भी आते हैं और यंग एज में भी आते हैं। तो स्पेशली मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास रोमेटिक वेल्व डिसीज़ लेके। स्पेशली मैं माइट्रल वेल्व की बात करती हूँ, और भी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से वेल्व ख़राब होता है। ये इसलिए मैं इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा ये बीमारी होती है। अब सबसे अच्छी बात तो ये कि जो भगवान का दिया वेल्व है, हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मतलब उसी को सुधरवा लें, उसी को हम रिपेयर कर दें। अच्छा, कितनी बार रिपेयर करोगे आप? एक बार हो गया, फिर 2, 6, 7, 8, 10 साल बाद फिर आदमी आ गया, फिर रिपेयर? हाँ, वही मैं बताना चाह रही हूँ। यदि हमको बदलना है तो 2 ही तरीके का वेल्व हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसको हम मैकेनिकल वेल्व करते हैं, टिश्यू वेल्व कहते हैं। टिश्यू वेल्व हम 60 साल की ऊपर के लोगों में ही डाल सकते हैं। अब मैकेनिकल वेल्व के साथ ये एक चीज़ है कि आपको खून पतला करने की दवाई पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ती है, और उसका लेवल ब्लड में स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ता है, और थोड़ा भी ऊपर या नीचे हुआ तो जानलेवा खतरा हो सकता है पेशेंट के लिए। और जो टिश्यू वेल्व हम लगाते हैं वो
क्योंकि वो बाहर के सोर्सेज से बना होता है, वो डीजनरेट होता है। उस डीजनरेशन का टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, डीजनरेट होके ख़राब हो सकता है। तो सबसे बेहतर ये होता है कि हम ख़राब वैल्व को, माइट्रल वैल्व को रिपेयर कर दें। उसमें आपको खून पतला करने की दवाई नहीं खानी पड़ती। और भी फ़ायदे हैं, जैसे हमारी यंग फीमेल्स होती हैं जिनको अभी शादी करना है और प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो जो खून पतला करने की दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो पेट में बच्चा है उसको भी नुकसान पहुंचाता है और मदर को भी वो नुकसान पहुंचाता है। उससे कभी कभी ना रुकने वाली खतरनाक ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए हम रिपेयर कर दिए तो उस दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो फीमेल्स हैं वो अपना मैरिज करके परिवार कंप्लीट कर सकती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं आराम से, क्योंकि उस दवाई की अब ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली इन फीमेल्स, बाकी लोगों में भी। आप कोई स्पोर्ट्स है, कोई बच्चा आ गया मेरे पास 18 साल का जिसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, अब वो खेल कूद कर रहा है, इंजरी हो गई उसको, तो क्योंकि अब वो दवाई नहीं ले रहा है तो वो आराम से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, कितनी भी पढ़ी लिखी हों या कैसी भी हों, घर में काम करना होता है, सब्जी काटनी है, चाकू से हाथ कट गया तो आप अगर खून पतला है तो वो तो फिर बंद होने में मुश्किल आएगी। हाँ, ब्रश करते करते आपके गम में इंजरी हो गई, जिसको पाइल्स की बीमारी है, मोशन के रास्ते से ब्लड जा रहा है, या जिसको एसिडिटी या अल्सर की शिकायत है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये खून पतला करने की दवाई के साथ में एग्जाजरबेट हो जाती हैं, एग्जाजरेट हो जाती हैं, और कई बार मरीज हमारे पास पहुंच नहीं पाते हैं। इंसेसेंट ब्लीडिंग, आप ये सजेस्ट करेंगी कि ये वेल्व रिपेयर हो जाए। और ये रिपेयर जो होता है, ये हम कोशिश करते हैं कि हमारा रिपेयर 10-12 साल चल जाए। यदि रोमेटिक हार्ट डिसीज़ है, 40 साल की उम्र के बाद ये बीमारी रोमेटिक हार्ट डिसीज़ कम हो जाती है, प्रोग्रेशन उसका, या हॉल्ट भी हो जाता है। तो यदि मेरे पास मरीज 40, 45, 42 साल की उम्र में आ रहा है, तो मैं मानती हूँ कि मैंने रिपेयर कर दिया तो ज़िंदगी भर चलेगा। ऑनगोइंग बीमारी अब रुक चुकी है या डिले हो चुकी है। लेकिन जब यही थोड़ी कम उम्र में मेरे पास आते हैं तो मेरा ये रहता है कि कम से कम 10 साल या 12 साल क्वालिटी लाइफ। फिर आप बदलने की सलाह कब देती है? रिपेयर बदलने की सलाह की बदलना भी पड़ जाए, अगर मान लो रिपेयरिंग के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, बार बार बिगड़ रहा हो, तो फिर बदलना पड़ती है गाड़ी? नहीं, हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी उसके पहले की हम पूरी जांच कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये वैल्व हम रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। इस तरीके से हम मरीज को समझा देते हैं कि आपका वैल्व कितना ख़राब हुआ है, मेरे पास मरीज कितनी ज़्यादा बीमारी लेके आया है, किस स्टेज में मेरे पास पहुंचा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पूरा असेसमेंट करके पेशेंट को बताते हैं कि भाई आपके वैल्व रिपेयर के चांसेस इतने % हैं। बाद में हम ऑपरेशन थिएटर में भी उसकी पूरी हालत देख के समझ लेते हैं। यदि हम पूरे 100% सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बढ़िया रिपेयर होगा, तब हम रिपेयर करते हैं, नहीं अन्यथा तो बदल देते हैं। अन्यथा हम बदल देते हैं। और ये सब चीज़ हम मरीजों को पहले ही समझा देते हैं कि 95% चांस है, 98% चांस है कि हम आपका वैल्व रिपेयर कर सकते हैं, और 1-2% चांस है कि हम यदि बदलेंगे तो कौन सा बेस्ट वैल्व आपको लगाएंगे। डॉक्टर संदीप, ये तो वाल्व बदलने की या रिपेयर करने की बात हुई, लेकिन एक नई तकनीक जिसका जिक्र होने लगा है आजकल, टाबी पद्धति, पैर में से उसकी नस लेके जाना और उसको दिल तक पहुंचाना, तो ये तकनीक के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छी टेक्निक है, और आज से अगर 10 साल 20 साल पहले की बात की जाए तो ये टेक्निक डेवलप हो रही थी दुनिया में। आज की डेट में ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक बन गई है, जिसके द्वारा वो एओर्टिक वैल्व जो सिकुड़ गए हैं और अक्सर उनमें कैल्शियम भी जम जाता है, कई बार उनमें थोड़ा बहुत लीक भी होता है, उस तरह के वैल्व में हम क्या करते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उस वैल्व को, ख़राब वैल्व को निकाल देते हैं और एक आर्टिफिशियल वैल्व डाल देते हैं। अभी तक तो यही करते हैं। वो यंग एज में मेटल का वैल्व होता है। मैडम तो कह रही है कि बदल भी, हम रिपेयर भी कर देते हैं। रिपेयर माइट्रल करते हैं। एओर्टिक में रिपेयर बहुत कम सक्सेसफुल होता है, पर माइट्रल में रिपेयर बहुत सक्सेसफुल होता है। ओके, मैं एओर्टिक वैल्व की बात कर रहा हूँ। तो जब हम उसको चेंज करते हैं, यंग एज में मेटल का वैल्व डालते हैं, ओल्ड एज में, ओल्ड मतलब 60 के ऊपर हम टिश्यू का वैल्व डालते हैं, तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन जब हम टावी की बात कर रहे हैं तो उसमें वैल्व को निकालना नहीं होता, कोई चेस्ट ओपन नहीं करनी होती, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं करना होता, और कई बार तो मरीज को बेहोश भी नहीं करना होता, बात करते करते कर सकते हैं। उसमें पाँव की नस के रास्ते, एक मरीज पियानो बजा रहा था, वायलिन बजा रहा था और उसका ऑपरेशन चल रहा था। ऐसा तो हमने नहीं किया, पर यस, पेशेंट से बात जरूर कर सकते हैं। तो पाँव के रास्ते जाते हुए और फिर उस वैल्व के अंदर, आजकल ऐसे वैल्व आ गए हैं जिनको जाके वहाँ पे हम इम्प्लांट कर सकते हैं, और पेशेंट का काम हो गया, 2 दिन बाद घर भेज सकते हैं।
उसमें टेक्निकल काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं पिछले कई सालों में, और आज की डेट में ये एक अच्छी टेक्निक है। जिनको वाल्व पहले चेंज हो चुके हैं और टिश्यू वाल्व लगे, और जैसे डॉक्टर शिप्रा बता रही थी, कुछ समय बाद वो डीजनरेट होके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या कभी तो खराब होगा, कभी खराब होगा। उसमें दोबारा वाल्व चेंज करने की जगह अब हम जिसको कहते हैं वाल्व इन वाल्व, वाल्व के अंदर एक और वाल्व, कौन सा वाल्व, टावी वाला वाल्व डाल सकते हैं, और पेशेंट को अगले 2-3 दिन में घर भेज सकते हैं। पेशेंट की 2-4-10 साल इससे उम्र बढ़ जाती है। नहीं, पूरी ज़िंदगी जिएगा, 2-4-10 साल की क्या बात है। अगर कोई 65 साल या 70 साल में हम उसकी टावी करते हैं तो ये वाल्व इतनी जल्दी रीजनरेट थोड़ी होते हैं। कई बार तो वो पूरी ज़िंदगी वाल्व की प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बाकी तो जीवन है ईश्वर के हाथ में। हाँ, ईश्वर के हाथ में है। और ये जो पहले बड़ा एक बात होती थी कि बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, जिसके लिए डॉक्टर नरेश त्रेहान का बड़ा नाम रहा, और उनको भारत की सरकार ने, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अमेरिका से बुलवाया डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब को कि साहब हमारे यहाँ ये सब होता नहीं है, आप शू करवाएं। तो ये क्या है ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी और टावी सर्जरी? टावी देखिए, धीरे धीरे सर्जरी जैसे डेवलप हुई तो मृत्यु दर कम हुआ, रिजल्ट स्टैंडर्डाइज हुए, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा इस देश में, और सर्जरी धीरे धीरे इन्वेजिवनेस उसकी कम हुई। तो शुरू में जब बाईपास सर्जरी करते थे, हार्ट लंग मशीन का प्रयोग करते थे, हार्ट को बंद करते थे और फिर बाईपास होता था। फिर आई बीटिंग हार्ट सर्जरी, मतलब हार्ट अपना काम कर रहा है, सर्जरी डॉक्टर हरिंदर बेदी जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी कि वो, डॉक्टर बेदी उस समय स्कॉट्स में ही थे जब ये चीज़ की शुरुआत हुई वहाँ पे। मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बीटिंग हार्ट सर्जरी आज की डेट में ज़्यादातर जो इंडिया में हार्ट सर्जरी हो रही हैं, बाईपास सर्जरी हो रही हैं, वो बीटिंग टेक्निक से ही हो रही हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें और इवॉल्व हुई तो बात मिनिमली इन्वेजिव पे आ गई, छोटे कट से वही काम हो जाए या बिना कट के हो जाए। तो जब हम टावी की बात करते हैं तो वो इन्वेजिवनेस कम ही तो कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोसीजर जो कॉम्प्लेक्स था, जिसमें किसी ज़माने में 15 दिन मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था, अब जब हम वाल्व सर्जरी करते हैं तो चौथे 5वें दिन घर भेज देते हैं। तो जब टावी करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन ही घर भेज देते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती है उससे मरीज को फ़ायदा तो होता ही। डॉक्टर शिप्रा, टेक्नोलॉजी से इतर, उससे अलग हटके अपार्ट द टेक्नोलॉजी में बात करूं तो आदमी का हंसमुख रहना, खुशमिजाज होना, मनोरंजन करते रहना, खेलना कूदना, योग व्यायाम, ये सब अगर वो करता रहे और जितना उसके पास है उससे अगर वो संतुष्ट हो, खुश रहे और दूसरों की तरक्की और प्रगति से ईर्ष्या भाव ना रखे, तो ये सारी सर्जरी जिनका जिक्र सर कर रहे थे, संदीप सर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या सोचती हैं आप? नहीं, बिल्कुल कहना सही है। पहले सर ने कहा था जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल, जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं और एक हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्ट्रेस, स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सब आपके कंट्रोल में है। वेट, ओवरवेट, तो ये सब चीज़ों का यदि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आप एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ जीते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो प्रिवेंशन है वो बहुत उसमें असर करेगा, और जो इंसिडेंस है हमारे हार्ट अटैक के और कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की वो बहुत कम हो जाएंगे। और साथ में एक और स्क्रीनिंग तो हर लोगों को 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना खर्चा आता है? अगर मैंने भी अभी आज तक अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाई है तो करवाना अगर पड़े तो इसका खर्चा क्या आता है? हमारे यहाँ पे जो कार्डिक पैकेज है, डिस्काउंटेड पैकेज है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसमें, ये लगभग 6,000 रुपये का है, जिसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उसमें आपका पूरा हार्ट की पिक्चर खुलकर सामने आ जाएगी। कोई भी टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन जब ये सारी जांचें होती हैं तो अपनी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर कभी कोई डाउट होता है तो फिर फाइनल टेस्ट तो एंजियोग्राफी ही है। तो सब डायरेक्ट एंजियोग्राफी करा लो ना, इतने 6,000 रुपये वहाँ दें, उसके बाद फिर एंजियोग्राफी में 15-20 हज़ार रुपये लगे, तो सीधे ही आप तो लेटा और एंजियोग्राफी कर लो। देखिए, एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि उसके कोई नुकसान नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो एंजियोग्राफी में हम डाई यूज़ करते हैं, हालांकि हम बहुत लेटेस्ट डाई यूज़ करते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट कम है, मगर वो डाई भी किडनी को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुँचाती है।
एज ए डॉक्टर हमारी ये कोशिश होती है कि जब हम मरीज के कोई भी हेल्थ चेकअप करें तो कम से कम इन्वेजिव काम करें, बॉडी को कम से कम रिस्क में डालें और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ करना है। डॉक्टर संदीप, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से क्या हार्ट की सर्जरी और स्टेंडिंग और ये सब चीज़ों में सरलता और किफ़ायतनेस, जिसको हम कहना चाहता हूँ मैं, किफ़ायतीपन, सस्ते हुए हैं कैसे इनके आने? बिल्कुल हुए हैं। आप सोचिए, जो स्टेंट लाख रुपए के ऊपर का मिलता था, मोदी जी के आने के बाद क्या हो गया अभी उसकी कॉस्ट करीब 40,000 के आसपास है टू द पेशेंट। मोर ओवर, आयुष्मान भारत योजना आने से वो व्यक्ति जो कभी एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज की सोच भी नहीं सकता था, वो आज ठप्पे से आता है, बाईपास सर्जरी कराता है, हमसे कराता है। तो इससे आप डॉक्टरों की जो कमीशनबाजी है वो तो बंद हो गई होगी, कम हो गई होगी। कमीशन या डॉक्टर्स फीस? नहीं, कमीशनबाजी जो चलती थी, इसके लिए ये पेशा कई बार बदनाम होता है कि साहब डॉक्टरों की हर चीज में कमीशन होता है उनका। वो मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, मगर यस, जो आयुष्मान भारत के पैकेज हैं वो बहुत कम एक्सपेंसिव पैकेज हैं। तो जब पेशेंट को तो एक भी रुपया नहीं देना, जो हॉस्पिटल को पेमेंट आता है वो काफ़ी डिस्काउंटेड भारत सरकार से आता है और डिस्काउंटेड आता है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर की फीस भी डिस्काउंट हो जाती है। पर फिर भी हम आयुष्मान भारत के बहुत मरीज ऑपरेट करते हैं, क्योंकि फीस हर चीज़। और एक आयुष्मान भारत एक आप मानते हैं कि क्रांतिकारी कदम है, बहुत अच्छी। इससे हर आदमी को, मैं बता रहा हूँ ना, जो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसने की हिम्मत नहीं करता, वो आज एक मेदांता जैसे हॉस्पिटल में आके बाईपास सर्जरी करा के चला जाता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे ये भी खुशी होती है कि आयुष्मान के मरीज माइट्रल रिपेयर के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा वेल रिपेयर कर दीजिए, अब इसकी बच्ची की शादी होनी है। और ये भी खुशी की बात है कि पूरे मध्य भारत में हमारे हॉस्पिटल में ये रिपेयर की फैसिलिटी उपलब्ध है। और जैसे सर कह रहे थे टावी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, अफोर्डेबल कॉस्ट पे उपलब्ध है आयुष्मान भारत के तहत कि मरीजों को भी। भारत में टावी मेरे ख्याल से नहीं है, हमने अभी तक नहीं किया किसी आयुष्मान भारत पेशेंट का टावी, लेकिन बाकी सब कुछ तो है। डॉक्टर संदीप, समय मुझे याद नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक अंतिम सवाल या आपसे संदेश चाहूँगा भारत के लोगों के लिए जो बहुत ही बेतरतीब अपना जीवन जीते हैं, स्ट्रेस है, तनाव है और स्मोक करते हैं, शराब पीते हैं, एक्सरसाइज योग के लिए समय नहीं निकाल पाते, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो क्या जीवन शैली होना चाहिए ताकि आपकी ज़रूरत ही ना पड़े दोनों की? बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ासतौर से मैं इंदौर के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, ईट सेंसिबली। हम लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं इंदौर में, चटोरे हैं साहब। हाँ, तो आप खाएं, अपने स्वाद से खाएं, लेकिन होशियारी से खाएं। वो चीज़ें जो हार्ट को नुकसान करती हैं उनसे बचें। जैसे डायरेक्ट शुगर, जो वाइट शुगर है, ये बहुत नुकसान करती है, तो मीठी चीज़ कम से कम खाएं। तली हुई चीज़ें, नमकीन खाने के हम शौकीन हैं, ठीक है, स्वाद के लिए खाइए, पेट भरने के लिए मत खाइए, कम से कम मात्रा तो कम करिए। तो ईट हेल्दी, आप ग्रीन्स ज़्यादा खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि वो स्वादिष्ट नहीं होते, ये तो खाली सोच की बात है। दूसरी चीज़, नियमित व्यायाम करें, अच्छी नींद सोएं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? क्या नॉनवेज खाने वालों को ज़्यादा हृदय संबंधी परेशानियां होती हैं? नॉनवेज एक बड़ा क्रूड वर्ड है, ठीक उसी प्रकार जैसे शुद्ध घी वेजिटेरियन है या डालडा भी वेजिटेरियन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ायदा करता है। तो नॉनवेज में भी दे शुड अंडरस्टैंड कि नॉनवेज में क्या नुकसान करता है, क्या कम नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? जैसे मटन है, उसमें बहुत फैट होता है, ऑर्गन मीट में बहुत फैट होता है, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, इनमें बहुत फैट होता है। वहीं चिकन प्रोडोमिनेटली प्रोटीन है, तो वो खा सकते हैं, लेकिन चिकन के बहाने तेल ना पिएं, कम तेल चिकनई में बनाएं। फिश इज़ ऑल्सो हेल्दी, फिश खा सकते हैं, लेकिन फिश में भी कम तेल का इस्तेमाल, लेकिन कम तेल किसी भी चीज़ में। वो तो आप आलू की सब्जी भी बना रहे हैं तो कम तेल चिकनई में बनाएं। तेल चिकनई ज़ीरो नहीं करना है, लेकिन घी, तेल, मक्खन, मलाई, मीठी चीज़ें कम से कम खाएं, इतना ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप, डॉक्टर शिप्रा, आपका बहुत महत्वपूर्ण दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दिल का मामला है, दिल को संभाल कर रखिए। उम्र कुछ भी हो, दिल हमेशा संभाल कर रखिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।